Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing chapter number 1. Electric charge and electric field is the name of this chapter, and this chapter is quite interesting. So far, we have discussed the topic corresponding to the electrical charge and अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं. हमने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया. किसी को याद है फ्रेंड्स पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? KQ/R². उसके बाद हमने डाइपोल का भी इलेक्ट्रिकल फील्ड डिस्कस किया. किसी को याद है डाइपोल का इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है? डाइपोल पे एक्सिस पे एंड इक्वेटर पे. तो एक्सिस पे याद हो तो 2kp/r³ था प्लस पी कैप. डाइपोल के एक्सिस पे 2kp/r³ इंटू पी कैप एंड इक्वेटर पे था -kp/r³ इंटू पी कैप. upon R cube into P cap. यस और नो फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपके डाइपोल पे एक्सिस पे एंड इक्वेटर पे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड किया था. लास्ट लेक्चर वाज द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. उसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी हमने डिस्कस किया था. एक था डाइपोल का एक्सिस का इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो हमने अभी डिस्कस किया. फिर डाइपोल के इक्वेटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया. और एक अच्छी थ्योरी थी कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर डाइपोल को रखते हैं तो उसका क्या होता है, व्हाट इज द फोर्स एंड व्हाट इज द टॉर्क व्हेन वी प्लेस अ डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो किसी को याद है फ्रेंड्स, अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, टॉर्क कितना लगता है? याद है किसी को? बता पाएगा कोई मुझे? P into E. इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स आपको याद हो तो पॉजिटिव चार्ज का जो फोर्स था वो क्यू था, नेगेटिव चार्ज का जो फोर्स था वो माइनस क्यू था. सो द नेट फोर्स वाज 0 इफ यू रिमेंबर. याद आ रहा है फ्रेंड्स? सो डाइपोल इज इन द लीनियर इक्विलिब्रियम. डाइपोल है ना, वो लीनियर इक्विलिब्रियम में होगा बिकॉज नेट फोर्स 0 है. बट अगर किसी को याद हो तो व्हाट इज द नेट टॉर्क? टॉर्क का फॉर्मूला किसी को याद है? यूनिफॉर्म व्हेन वी प्लेस अ डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, द नेट टॉर्क याद है किसी को? P into E. E इनटू नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? cross. पी क्रॉस ई बोलना चाहिए. ठीक है फ्रेंड्स? एंड मैग्नीट्यूड वाइज it is a PE sin theta. Am I right, friends? Yes, sir. For theta is equals to 0, what is the net torque? 0. Sin 0 0 होता है. थीटा इज इक्वल्स टू 180 भी क्या होगा? साइन 180 भी 0 ही होता है. साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 180 कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स भी 0 होगा, टॉर्क भी 0 होगा. मतलब ये दोनों कंडीशन कैसा हो गया? टॉर्क भी 0 हुआ, फोर्स भी 0 हुआ. मतलब ये दोनों कंडीशन कैसी हो गई? तो बोले ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई बिकॉज वहां पे रिजल्टेंट फोर्स भी 0 है, रिजल्टेंट टॉर्क भी 0 है, दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन है. बट थीटा इज इक्वल टू 0 को स्टेडी इक्विलिब्रियम बोलते हैं. क्या बोलते हैं भैया? Steady equilibrium. उसको स्टेडी इक्विलिब्रियम बोलते हैं. एंड थीटा इज इक्वल टू 180 को अनस्टेडी इक्विलिब्रियम बोलते हैं.
अब क्वेश्चन ऐसा होगा होगा कि भाई चलो ये तो समझ में आ गया कि 0 एंड 180 दोनों केस में फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है, मतलब उसको इक्विलिब्रियम तो बोलना ही चाहिए, बिकॉज वो लीनियर इक्विलिब्रियम में भी होगा एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा। टॉर्क 0 है, फोर्स 0 है, बट थीटा इज इक्वल टू 0 को स्टेडी इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 को अनस्टेडी क्यों बोलते हैं, तो वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। वो आपके टेक्स्ट बुक नहीं है, बट इसका यूज चैप्टर नंबर 2 में भी आने वाला है। तो ये स्टेडी अनस्टेडी इक्विलिब्रियम क्या है वो समझना आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले केस 1 के बारे में सोचेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, ये थीटा किस किस किन कौन से दो वेक्टर के बीच का एंगल है, किसी को याद है थीटा किसके बीच में एंगल है? So theta is the angle between the dipole moment and the electrical field. यहाँ पे PE sin theta में थीटा क्या है, तो बोले वेक्टर P एंड वेक्टर E मतलब डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में एंगल है, तो वो डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच का एंगल है भैया। तो अभी मैंने है ना डाइपोल जो है मेरा, अभी मैंने डाइपोल को ऐसे रखा हुआ है, देखो तो आप देख सकते हो ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है। डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। तो मुझे कोई बताएगा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 0 0 है। अब मान लो ये डाइपोल जो है ना, उसको मैंने उसके थीटा इज इक्वल टू 0 स्टेट से थोड़ा मैंने उसको डेविएट किया। क्या किया मैंने उसको? डेविएट किया। मैंने उसको हल्का सा उसके इक्विलिब्रियम स्टेट में से थोड़ा डेविएट किया, बट जैसे ही मैं उसको डेविएट करूंगा तो अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ फोर्स अब डाइपोल कैसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। एंड डाइपोल क्या करने का ट्राई करेगा, उसके खुद के ओरिजिनल स्टेट पे आने का, वापस आने का ट्राई करेगा। यस और नो? यस सर। तो डाइपोल है ना, उसके खुद के ओरिजिनल स्टेट पे वापस आने का ट्राई करेगा। सो इफ कंक्लूजन इज दैट इफ वी deviate dipole from its theta is equals to 0 state, it will come back to same theta is equals to 0 state. Is it okay friends? वापस से वो वहां पे आ जाएगा। And that is why it is named as a, that is why theta is equals to 0 is called the steady equilibrium, because वहां से अगर आप उसको चेंज करोगे तो वापस से वो क्या करेगा, वहां पे उसको अगर आप चेंज करोगे, उसके डेविएट करोगे तो वापस वो क्या करेगा, डाइपोल वहां पे वापस आ जाएगा। वापस आ जाएगा मतलब क्या हुआ कि वो वाला जो स्टेट है वो कैसा स्टेट है, तो ये वाला जो स्टेट है वो उसका स्टेडी इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब मान लो कि थीटा इज इक्वल टू 180 वाला स्टेट है, मान लो कि केस नंबर 2, थीटा इज इक्वल टू 180, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हम डाइपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और फिर उसको हम डेविएट करने का ट्राई करेंगे एंड देखते हैं क्या होता है।
देखते हैं क्या होता है। चलो ये रहा आपका चलो अब ये डाइपोल जो है ना वो ऐसे पड़ा हुआ है, ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब आप देखो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट जो है ना वो इस डायरेक्शन में है, मतलब डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में है। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम नाउ? 180. 180। चलो अब इसको मैं है ना यहाँ से उसके पोजीशन को डेविएट कर रहा हूं, तो डाइपोल को देखो 180 वाला स्टेट तो इक्विलिब्रियम तो होगा ही। इक्विलिब्रियम क्यों होगा? बिकॉज 180 में भी फोर्स भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 वाला स्टेट भी इक्विलिब्रियम तो होगा ही। बट जैसे ही मैं उसको डेविएट करूंगा उसके ओरिजिनल 180 स्टेट से, तो नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव नीचे आएगा और नेगेटिव नीचे आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव को इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ टू फोर्सेस व्हाट हैपन नाउ? तो डाइपोल का क्या होगा? अब क्या होगा सोचो? क्लॉकवाइज रोटेशन 0 डिग्री पे वापस आ जाएगा। तो वो 180 पे वापस नहीं आएगा, वो कौन से डिग्री पे आएगा वापस? 0। जीरो। एंड दैट इज व्हाई ये थीटा इज इक्वल टू 180 वाला जो स्टेट है वो इक्विलिब्रियम है, बट वो स्टेडी नहीं है। जैसे ही कोई उसको डेविएट करेगा तो वो स्टेट चेंज हो जाएगा, वो जीरो पे आ जाएगा। एंड दैट इज व्हाई 180 वाला जो स्टेट है वो कैसा इक्विलिब्रियम है? Unsteady. अनस्टेडी इक्विलिब्रियम है। तो समझ में आया भैया ये स्टेडी अनस्टेडी इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं उसको? इफ वी डेविएट dipole from theta is equals to 180 degree, then it will come to theta is equals to जीरो स्टेट। ये समझ में आया आपको? एंड दैट इज वाई ये जो 180 वाला स्टेट है ना उसको क्या बोलते हैं? Unsteady. अनस्टेडी इक्विलिब्रियम। ये समझ में आया भैया फ्रेंड्स? पूरा चीज ये चीज समझ में आया आपको? इज इट ओके? एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. चलो लास्ट लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर डाइपोल को अगर रखते हैं तो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू जीरो एंड 180 वाले स्टेट में रखेंगे, एंड क्या होता है वो सीखेंगे, समझेंगे। तो अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे। पहले क्वेश्चन को समझो आप आराम से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंड व्हेन वी पुट अ डाइपोल इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब उसमें भी दो केस करेंगे, एक थीटा इज इक्वल टू जीरो वाला स्टेट करेंगे, दूसरा 180 वाला स्टेट करेंगे। देखो क्वेश्चन को समझो क्या लिखा है। एक्सप्लेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर हम रखेंगे डाइपोल को, एक बार इलेक्ट्रिकल फील्ड के पैरेलल रखेंगे, दूसरी बार एंटी पैरेलल रखेंगे, एंड देखते हैं, ट्राई करते हैं कि क्या होता है। चलो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड तो पहले हम एस्टैब्लिश करेंगे। पहले तो हम है ना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड को एस्टैब्लिश करेंगे। चलो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने है ना एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रखा हुआ है। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप राइट साइड आगे बढ़ते हो तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नैरोवर हो रही है। नैरोवर का मतलब नजदीक आ रही है, तो मतलब इंटेंसिटी वहां पे हाई होगी। ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस नजदीक आएगी तो वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो अब मैंने है ना डाइपोल को रखा, देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड के पैरेलल रखा है। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है।
आप देख सकते हो कि डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव भी राइट साइड है एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड भी राइट साइड, दोनों राइट साइड ही है। तो मतलब ये थीटा इज इक्वल्स टू कौन सा वाला केस हुआ? 0 वाला। 0 वाला। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव को अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बट सोचो सोचो सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज का फोर्स जो होगा वो QE1 होगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा माइनस QE1 होगा, QE2 होगा। अब मुझे सोच के बताओ कि किसका वैल्यू ज्यादा होगा? विच फोर्स इज लार्जर? पॉजिटिव पे ज्यादा लगेगा, नेगेटिव पे ज्यादा लगेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पे, बिकॉज वहां पे इंटेंसिटी फील्ड का ज्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा, यस और नो फ्रेंड्स? यस सर। तो मुझे ये बताओ कि रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा डाइपोल के ऊपर, तो डाइपोल के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? टुवर्ड्स द हाई इंटेंसिटी और टुवर्ड्स द लोअर इंटेंसिटी, और टुवर्ड्स इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट फोर्स इस साइड लगेगा ना, बिकॉज ये वाला ज्यादा है। यस सर। तो टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग फील्ड और डिक्रीजिंग फील्ड? इंक्रीजिंग। टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये बात समझ में आई? चलो अब मैं है ना वापस से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर वापस से डाइपोल रखूंगा। चलो वापस से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां पे एस्टैब्लिश करेंगे। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, आप देख सकते हो कि राइट साइड जाते हो तो इंटेंसिटी बढ़ रहा है, और उसके अंदर वापस से हम क्या करेंगे भैया? वापस से हम डाइपोल को रखेंगे, और यहां पे ये डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो आप देख सकते हो कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये वाला है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये तो पता है ना, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, याद है? यस सर याद है। एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड ये डायरेक्शन में है। तो मुझे ये बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर्स? 180। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 एस्टैब्लिश किया। चलो ये समझ में आया भैया? यस सर। तो वापस से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। पॉजिटिव के ऊपर के इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। बट अब मुझे सोच के बताओ कि कौन सा वाला फोर्स ज्यादा होगा? नेगेटिव के ऊपर ज्यादा होगा या पॉजिटिव के ऊपर ज्यादा होगा? नेगेटिव। तो भाई जो चार्ज ज्यादा इंटेंसिटी में पड़ा हुआ है उसको ही फोर्स ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव का फोर्स ज्यादा है, तो नेट फोर्स कब किस तरफ लग रहा है? बैकवर्ड। बैकवर्ड ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है, तो एफ नेट जो लगेगा सिस्टम के ऊपर, तो वो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड लगेगा, यस और नो फ्रेंड्स? यस सर। तो रिजल्टेंट फोर्स कौन से डायरेक्शन में है? टुवर्ड्स द हायर इंटेंसिटी रीजन और लोअर इंटेंसिटी रीजन, लोअर। और इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल फोर्स टुवर्ड्स, क्या लिखना चाहिए मुझे? डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड। डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल। तो ये एमसीक्यू में पूछते हैं, बहुत डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा गया है। देखो अगर हम यूनिफॉर्म, मेरी बात ध्यान से सुनना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर डाइपोल को रखेंगे ना यूनिफॉर्म, तो नेट फोर्स का कितना लगेगा यूनिफॉर्म के अंदर? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर नेट फोर्स कितना होता है डाइपोल के ऊपर? 0 होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स 0 रहेगा, बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर अगर डाइपोल रखेंगे तो नेट फोर्स 0 नहीं आएगा।
तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज है। अगर थीटा 0 है, मतलब डाइपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड के पैरेलल रखा है, डाइपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर पैरेलल रखा हुआ है, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा। अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड के एंटी पैरेलल रखा हुआ है, तो नेट फोर्स कहां पे लगेगा, तो कि भाई टुवर्ड्स डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया? Yes, sir. तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर डाइपोल को रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स भी लगेगा, एंड अगर थीटा 0 या 180 नहीं है तो टॉर्क भी लगेगा, फोर्स भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा। और थीटा 0 या 180 नहीं होगा तो टॉर्क भी लगेगा। रिजल्टेंट फोर्स कहां पे लगेगा, तो बोले अगर थीटा 0 होगा तो टुवर्ड्स हायर इंटेंसिटी, अगर थीटा 180 होगा तो टुवर्ड्स डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड। इज दैट क्लियर फ्रेंड? क्या ये चीज आपको Yes, sir. समझ में आया? Is it Yes, okay? sir. चलो क्वेश्चन नंबर 23 हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 24। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 ऐसा है कि जब आप आपके कॉम्ब को हेयर पे रब करके, कॉम्ब को हेयर पे रब करके पीस ऑफ पेपर के नजदीक लाते हो, तो पीस ऑफ पेपर का क्या होता है? Attraction. अट्रैक्शन। वो कॉम्ब के तरफ अट्रैक्ट होता है। ऐसा क्यों होता है, वो क्वेश्चन है। ऐसा क्यों होता है, दैट इज अ क्वेश्चन। देखो ये 23 समझ में आया ना आपको? उसमें दो केस है कि भाई अगर पैरेलल होगा तो रिजल्टेंट जो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स इंक्रीजिंग फील्ड लगेगा, एंड अगर एंटी पैरेलल होगा तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा टुवर्ड्स अ डिक्रीजिंग फील्ड लगेगा एंटी पैरेलल में। अब 24th क्वेश्चन, गिव रीजन। डिस्कस नहीं करना, क्या बोल रहे हो? उसमें टॉर्क का डिस्कस नहीं करना है। हाँ मैं आपको बता देता हूँ। थीटा 0 या 180 होगा ना, थीटा 0 या 180, तो टॉर्क नहीं लगेगा, तो टॉर्क लगेगा नहीं। थीटा 0 या 180 में टॉर्क नहीं लगता है, बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस विल पासिंग फ्रॉम द सेम लाइन, दोनों फोर्स का एक ही लाइन हो जाएगा। बट थीटा 0 या 180 नहीं है तो टॉर्क लगेगा। कितना लगेगा वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए जेडब्ल्यू में फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे नहीं है। ओके, मतलब Okay, sir. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर टॉर्क का फॉर्मूला है पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर भी टॉर्क लगता है, बट उसका फॉर्मूला अभी हमको याद करने की जरूरत, अभी हमको उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ओके, Yes. बट टॉर्क तो याद रखना फ्रेंड्स, टॉर्क तो यहाँ पे भी लगेगा। ओके, Yes, sir. तो अब क्वेश्चन नंबर 24 कि भाई गिव द रीजन small and light pieces of the paper are attracted by the comb rubbed through a dry hair। रन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, rubbed होना चाहिए। ड्राई हेयर के साथ रब करने के बाद कॉम्ब को अगर हम पीस ऑफ पेपर पे नजदीक लाएंगे तो वाई डज द पेपर, पीस ऑफ पेपर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉम्ब, दैट इज द क्वेश्चन। चलो अर्गम है, अर्गम, अर्गम गांधी, अर्गम बच्चा, देखो ये जो है वो अर्गम है। ओके, और ये उसके हाथ में कॉम्ब है। क्या है भैया? Comb. पतंग चगाना नहीं गया वो। अच्छा, तो जब कॉम्ब को हेयर के साथ रब करेंगे तो कॉम्ब तो प्लास्टिक का है, तो वो कैसा चार्ज
अचीव करेगा? प्लास्टिक का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? क्या होता है भैया? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज अचीव करना। तो ये जो कॉम्ब के टीथ है, कॉम्ब के ये जो टीथ है वो कैसे बन जाएंगे भैया? नेगेटिवली चार्ज। तो कहना इसे इट इज अ पॉइंट लाइक नेगेटिव चार्ज। यस और नो? यस सर। एंड पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो क्या होता है? PQ by R square। इनटू आर कैप। मुझे ये बताओ कि ये पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? यूनिफॉर्म। अरे भैया ये डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड डिक्रीज होगा, तो क्या उसको यूनिफॉर्म बोल सकते हैं क्या? नो सर। नो सर, वो भी स्क्वायर है। हाँ, तो ये कैसा इलेक्ट्रिकल फील्ड है भैया? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड उसका फील्ड लाइंस कैसा होगा? फील्ड लाइंस, फील्ड लाइन कैसा होगा? आगे से दूर जाएगा। नेगेटिव चार्ज है भैया, तो उसका फील्ड लाइंस कैसा होगा? टुवर्ड्स द चार्ज। यस और नो टुवर्ड्स द फ्रेंड्स? चार्ज होगा। यस और नो? रेडियली इनवर्ड। यस और नो? हाँ, यस सर। अब इसके अंदर मैं क्या लाऊंगा? इसके नजदीक में क्या लेने वाला हूं अभी? पेपर। पेपर। मान लो कि ये पीस ऑफ पेपर है, मान लो कि ये पीस ऑफ पेपर है। अब ये जो पीस ऑफ पेपर है वो तो न्यूट्रल हो गए, उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ये पीस ऑफ पेपर है, बट पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो वैसे भी यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होगा, तो नेगेटिव चार्ज इसका पीस ऑफ पेपर का अपोजिट साइड जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा। तो एक हिसाब से पीस ऑफ पेपर में क्या होता है? तो डाइपोल इंड्यूस होता है। इज इट क्लियर? जैसे ही वो Yes। पीस ऑफ पेपर इलेक्ट्रिकल फील्ड में आएगा तो वैसे वो न्यूट्रल था, बट होगा क्या कि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव को अपोजिट लगता है, तो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, नेगेटिव राइट साइड जाएगा। तो एक हिसाब से डाइपोल इंड्यूस होगा। तो अब ये कौन सा टॉपिक हो गया? अब ये टॉपिक हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर डाइपोल को रखना। और आप और चीज ये देखोगे, डाइपोल मोमेंट कौन सा डायरेक्शन में है? तो बोले डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये डायरेक्शन में है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड भी वही डायरेक्शन में है, तो मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट फोर्स कहां पे लगेगा? टुवर्ड्स द चार्ज। तो नेट फोर्स will be towards the increasing electrical field. Yes or no? Yes or no? यस सर। तो नेट फोर्स कहां पे लगेगा? तो बोले इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड में लगेगा। इंक्रीजिंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब टुवर्ड्स कहां पे लगेगा? टुवर्ड्स द कॉम्ब। तो अब आपको समझ में आया कि why the piece of paper get attracted towards the comb when we place that piece of paper near the rubbed comb। तो अब ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आया? यस सर। तो the question was why the small and light piece of paper are attracted by the comb rubbed through a dry hair। तो ये क्या होता है वो इंडायरेक्टली एक क्वेश्चन क्या हो गया कि दिस इज द केस ऑफ, फाइनली ये क्या केस हो गया? डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, and more precisely theta is equals to 0
तो ये वाला कंडीशन हो गया. इज इट ओके फ्रेंड्स? ठीक है. Yes, sir. चलो, क्या क्वेश्चन नंबर 24 आपको समझ में आया? यस और नो? हाँ कि ना तो बोल दो. Yes, sir. Yes, sir. चलो, क्वेश्चन नंबर 25. Explain the linear charge density, surface charge density and volume charge density for the uniform charge distribution. अब सोचो, अभी जो टॉपिक चल रहा है हमारा, वो टॉपिक का नाम जो है ना वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में चार्ज जो होता है ना वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पे होता है. मतलब चार्ज जो होता है ना वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है. बट वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना वो 3 हिसाब से हो सकता है. मान लो कि कोई रिंग पे चार्ज पड़ा है, रिंग पे, तो रिंग का सरकमफरेंस मतलब उसका लेंथ मेजर होता है, मीटर में मेजर होता है. तो कोई रिंग पे चार्ज पड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब सपोज कि यहाँ पे कोई रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे. क्या बोलते हैं इसको? Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही क्या? No, sir. Audible. आ रही है ना आवाज? Yes, sir. शायद मेरा प्रॉब्लम है. हाँ, तो फ्रेंड्स मैं है ना आपको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाला टॉपिक मैं अभी करा रहा हूं. तो ऐसे कोई रिंग के सरकमफरेंस पे चार्ज है या कोई रोड के ऊपर चार्ज है, ऐसे कोई रोड के ऊपर चार्ज है, तो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कैसा डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं फ्रेंड्स हम? तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलना चाहिए Continuous. हाँ कंटिन्यूअस, बट इट इज अ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. एंड लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए हम डिफाइन करेंगे, इसके लिए हम डिफाइन करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी. इसके लिए डिफाइन करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो ये उसका डेफिनेशन हुआ. सो व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन? लीनियर चार्ज डेंसिटी उसका यूनिट क्या होगा? Coulomb per meter. कूलम पर मीटर. कैन यू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला योरसेल्फ? चलेगा? डायमेंशनल फॉर्मूला खुद करोगे? Yes, sir. ओके. तो ये आपका हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो फ्रेंड्स ऐसा भी पॉसिबल है कि चार्ज कोई सरफेस पे पड़ा हुआ है, ऐसा भी पॉसिबल है कि चार्ज कोई सरफेस पे पड़ा हुआ है. मान लो कि ये एक कोई रेक्टेंगल शीट है और यहाँ पे पूरा जो रेक्टेंगल शीट है वो चार्ज के द्वारा ऑक्यूपाइड है. ये कोई रेक्टेंगल शीट है और वो पूरे शीट के अंदर चार्ज पड़ा हुआ है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, हम किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे इसको? Aerial. हाँ, एरियल, या फिर उसको ऐसा भी बोल सकते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बोलते हैं इसको? Surface charge distribution. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और इसके लिए मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा भैया? नया क्वांटिटी पिक्चर में आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी. And what should be the unit of the surface charge? What should be the definition of the surface charge density? It is generally denoted by sigma. तो sigma should be equals to what? क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे चार्ज पर लेंथ था तो यहाँ पे क्या आएगा? Charge per area. चार्ज पर एरिया आएगा ऑब्वियसली.
And what should be the unit of the surface charge density? कूलम पर मीटर स्क्वायर. डायमेंशनल फॉर्मूला आप बना देना, ओके फ्रेंड्स. Yes, sir. और ऐसा भी पॉसिबल है कि चार्ज पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर बाहर सब जगह पे है, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट चार्ज के अंदर, मतलब चार्ज पूरे ऑब्जेक्ट में सब जगह पे है. तो इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलेंगे हम उसको? पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज है. डेंसिटी. तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोल सकते हैं हम? वॉल्यूम. वॉल्यूम हाँ, चार्ज डेंसिटी. इट इज अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंड्स. एंड यहां पे क्या डिफाइन करना पड़ेगा भैया? कूलम पर मीटर. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमको डिफाइन करना पड़ेगा. एंड व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? तो बोले चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम. तो व्हाट शुड बी द यूनिट? कूलम पर मीटर क्यूब. डायमेंशनल फॉर्मूला आप खुद बना देना, ठीक है. Yes, sir. तो 3 kind of distributions are possible: linear distributions, surface distribution and volume distribution. And correspondent to each kind of distribution we can have a new quantities called linear charge density, surface charge density and volume charge density. Is that clear friends? Yes, sir. अब फ्रेंड्स JEE नीट के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं. JEE नीट गुजसेट के एग्जाम, हमारे बोर्ड के एग्जाम में भी पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन. तो फ्रेंड्स अब जो मैं आपको बता रहा हूं दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस. फ्रेंड्स लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल आपको पता है. तो इफ यू वांट्स टू फाइंड द क्यू फ्रेंड्स, अगर आपको क्यू फाइंड करना है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको क्यू फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? लैम्बडा इंटू एल करोगे. बट रिमेंबर it is valid only when the lambda is constant. जब lambda constant होगा तो ही ये valid होगा. if lambda is not constant, मतलब अगर आपका ये linear charge density constant नहीं है तो आपको कैसे फाइंड करना है? अगर ये lambda constant नहीं है तो फिर क्या करोगे आप? तो फ्रेंड्स ऑन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस Q must be equals to इंटीग्रेशन लैम्बडा dl. ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है फ्रेंड्स. मैं एक आध क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिखाऊंगा भी सो दैट यू कैन गेट द क्लियर आइडिया. तो ये इस हिसाब से सोचना है, ओके फ्रेंड्स. Yes, sir. चलो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपको पता है कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए. तो मतलब ये हुआ कि अगर आपको क्यू फाइंड करना है तो व्हाट यू नीड टू डू, यू कैन डू सिग्मा इनटू ए. बट दिस इज वैलिड only when your surface charge density is a constant. And if it is not constant, if sigma does not constant, so in that kind of circumstances you have to apply this formula, integration sigma dA. Is it okay friends? Yes, sir. And number 3, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन. तो
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होती है वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मतलब अगर आपको चार्ज फाइंड करना है तो आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ये कब वैलिड होगा? कांस्टेंट होगा तब। हाँ, व्हेन द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है तो ये बराबर है। बट इफ योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज नॉट constant, then in this kind of circumstances you have to apply the formula integration rho into dv. फ्रेंड्स एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अगर स्फीयर की बात है, फॉर स्फीयर जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो उसको रेडियस से डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, तो 4/3 पाई तो बाहर आ जाएगा, आर क्यूब का आर से डिफरेंशिएशन क्या हो गया, तो पावर आगे पावर में का डिक्रीमेंट हो जाएगा, 3 गेट कैंसल्ड, तो बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। तो dv इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो अब जाके ये जो फॉर्मूला है, तो q कैन बी रिटन एज अ इंटीग्रेशन रो, एंड इन प्लेस ऑफ dv आई शुड से, इन प्लेस ऑफ dv क्या लिखना चाहिए मुझे अभी? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, यस सर। तो एक आध क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ सो दैट आपको पता चलेगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेंगे गुजसेट में, बोर्ड के एग्जाम के अंदर। तो एक आध क्वेश्चन मैं आपको भी यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ओके, देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको? अ रोड इज placed, am I audible to you friends? यस सर। सर। A road is placed on the x-axis. One of its end is on the origin. Linear charge density of the road is given by lambda is equals to lambda naught x cube. आप देख सकते हो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो x के साथ वेराई हो रही है। सो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द रोड? तो रोड का टोटल चार्ज कितना है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रोड कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो बोले एक्स एक्सिस पे। तो रोड है ना वो एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है। वन ऑफ इट्स एंड इज एट द ओरिजिन, तो उसका एक एंड जो है ना वो x इज इक्वल टू 0 पे होगा, एंड रोड का लेंथ l है, तो उसका दूसरा एंड कहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू l पे होगा। ठीक है, यस सर। तो फ्रेंड्स ये हमारा रोड है वो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है इस हिसाब से। अब मुझे क्या करना है, मुझे चार्ज फाइंड करना है। तो Q इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया कि भाई लैम्बडा कांस्टेंट नहीं है, तो इंटीग्रेशन लैम्बडा dl, यहाँ पे dl नहीं आएगा, यहाँ पे पूरा सिचुएशन जो है वो x एक्सिस पे है, तो इंटीग्रेशन लैम्बडा dx लगेगा। और x का लिमिट कहाँ से कहाँ पे आएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ पे लगाऊं मैं? 0 to L। 0 टू l, तो 0 टू l लैम्बडा का वैल्यू हमको दिया हुआ है लैम्बडा x रेज टू 3 dx। लैम्बडा नॉट बाहर आ जाएगा, x क्यूब का क्या हो जाएगा डिफरेंट इंटीग्रेशन? dx स्क्वायर। अरे डिफरेंशिएशन नहीं है भैया, इंटीग्रेशन है, पावर में एक का इंक्रीमेंट। इज दैट क्लियर? यस सर।
क्या ये क्वेश्चन समझ में आया भैया? Am I audible to you, friends? Friends, am I audible to you? यस सर। तो कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 26। फ्रेंड्स 26, 27 एंड 28 तीनों क्वेश्चन एक ही ट्रैक पे है। मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाऊंगा तो बाकी के क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। ये तीनों क्वेश्चन देखो, अब तक जो भी हमने क्वेश्चन किए थे 23, 24 दोनों 23, 24 दोनों एमसीक्यू बेस्ड थे। 25 आपको 2 मार्क्स में करना है, 25 को 25 को 2 मार्क्स में करना है। 26, 27, 28 तीनों क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है। पर अच्छी बात यह है कि कोई एक क्वेश्चन को अगर समझ लोगे ना तो दूसरे दोनों क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। कोई एक क्वेश्चन को समझ लोगे तो दोनों क्वेश्चन 26 में समझा रहा हूं आपको, you will be getting the idea about the 27 and 28 automatically. तो फ्रेंड्स 26th क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, 27, 28 आपको समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन ऐसा है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन of electrical field at the point P at any point by continuous distribution of charge on the line। पहली बात तो ये कि किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है? It is which kind of distribution? Continuous distribution. It is a line distribution of charge, and hence which kind of density will be going to define? बोलो। Linear charge. Linear charge density should be defined। चलो मान लो कि यहाँ पे हमारा वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, ये चार्ज का लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है और मुझे क्या करना है, देखो इलेक्ट्रिकल चार्ज है तो उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, वो अपने आसपास क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल चार्ज है तो वो अपने आसपास क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। यस और नो? और मुझे है ना ये पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है ये चार्ज के द्वारा, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के द्वारा पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है। अब मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्मूला है, मेरे पास दो टाइप के फॉर्मूला है। कोई मुझे बताएगा कौन कौन से दो टाइप के फॉर्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए? Q by R। हाँ, एक मुझे पता है कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड मुझे पता है और दूसरा डाइपोल का इलेक्ट्रिकल फील्ड पता है। पॉइंट चार्ज का मुझे पता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, डाइपोल का पता है कि भाई एक्सिस पे होता है 2 के पी अपॉन आर क्यूब, इक्वेटर पे होता है माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। एक्सिस पे 2 के पी अपॉन आर क्यूब, इक्वेटर पे माइनस के पी। यहाँ पे डाइपोल की तो बात नहीं है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारे पास है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे। वी कैन अज्यूम that this linear distribution can be considered to be a divided into number of infinite number of small elements। तो ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो बहुत सारे छोटे 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 एलिमेंट का बना है ऐसा हम मान सकते हैं, एंड द लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट इज dl। और वो एलिमेंट से शुरू करके ये जो पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर r डैश है। Now each such element, can I say each such element can be considered to be a point? very good, each such element can be considered as a point like element, as a point charge।
and the charge on this element, उसको मान लेते हैं कि वो dq है, स्मॉल चार्ज dq। तो फ्रेंड्स उसका लीनियर डेंसिटी लैम्बडा है, लेंथ dl है, dq चार्ज है, तो व्हाट शुड बी दैट चार्ज dq? लैम्बडा इज इक्वल्स टू q by l। तो व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन द एलिमेंट? What should be the charge on this small element? कोई बताएगा मुझे? Can I write it is a lambda into dl फैक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है? That is simply lambda into dl। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? Is it okay friends? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये एलिमेंट के द्वारा कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड करेंगे। नाउ इलेक्ट्रिकल फील्ड due to this small element, वो स्मॉल एलिमेंट का इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा? तो वो तो मैंने बताया ना कि भाई एलिमेंट को आप, इस एलिमेंट को आप क्या कंसीडर कर सकते हो? पॉइंट लाइक। तो ये स्मॉल एलिमेंट का स्मॉल इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा? तो भाई पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? कि क्यू के बदले डी क्यू अपॉन डिस्टेंस जो है वो आर डैश है, तो आर डैश स्क्वायर इनटू आर डैश कैप। ठीक है भैया? ठीक है? यस सर। बट डी क्यू के बदले क्या लिखना चाहिए मुझे? लैम्बडा डी इनटू आर डैश कैप। चलो यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। बट ये तो स्मॉल सेगमेंट का इलेक्ट्रिकल फील्ड है। So if you want to find the total electrical field of the whole element, whole distribution, तो क्या करना पड़ेगा आपको? इंटीग्रेशन For whole distribution, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इससे जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रिकल फील्ड का आपको क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू समेशन ऑफ that all electrical fields। and आपको ये भी पता है कि that summation will gets converted into the इंटीग्रेशन। तो फ्रेंड्स ये आपका लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा कोई पॉइंट P पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा होता है उसका हमको थ्योरी समझ में आ गया। अब सोच लो कि अगर ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के बदले यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे मान लो कि एरिया लिखा हुआ है, तो सेम टू सेम स्टेप आएगा, बट यहाँ पे लैम्बडा के बदले क्या आएगा? सिग्मा आएगा। एंड व्हाट इज द डी क्यू नाउ? सिग्मा इंटू डी ए होगा, राइट? तो सब जगह पे आपको लैम्बडा के बदले सिग्मा लिखना पड़ेगा एंड डीएल के बदले डी ए लिखना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। बाकी सब सेम टू सेम होगा, बाकी सब सेम टू सेम। और लास्ट में यहाँ पे क्या है कि ये लीनियर इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रेशन है, डीएल है। तो अगर सरफेस इंटीग्रेशन होता तो यहाँ पे एस लिखते और वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो तो यहाँ पे वी लिखते हैं। इज इट क्लियर? वैसे यहाँ पे तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे हम लेंथ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ऐसा बताने के लिए एल लिखेंगे। ठीक है? तो Yes, क्या sir. ये थ्योरी आपको समझ में आई? यस और नो फ्रेंड्स? तो क्या मैं क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 को होमवर्क में दे सकता हूं? बिकॉज 27 में सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको क्या करना है कि सिग्मा इंटू डी एस करना है। देखो एरिया को डी एस बोल रहा है, बाकी सब सेम टू सेम। ठीक है? देखो लास्ट तक वही के वही स्टेप आएंगे। इज इट ओके? Yes, sir. एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या आएगा? Rho. रो इंटू डीवी, डेल्टा वी वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है? इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. यस सर। तो फ्रेंड्स
आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। कल वापस से मिलेंगे। कल हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के रिगार्डिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कल आपका 12th का लेक्चर है, 11th का नहीं है, एंड परसों आपका 11th का एग्जाम है। आज का सेशन यहाँ पे फिनिश्ड हो रहा है।